नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत। अब की केकरबा बिहार में बात करेंगे हम। सबसे पहले बिहार के समीकरणों की, और बिहार के समीकरणों की बात की जाए तो इस बार मुकेश सहनी पर सबकी नजरें टिकी रही। मुकेश सहनी अंतिम जो समीकरण बनाए गए उसमें बहुत देर तक उहापोह की स्थिति में रहे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अंततः आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हुआ, लेकिन जिस सीट पर वो खुद लड़ना चाहते थे वहां आरजेडी की तरफ से किसी और को सिंबल दे दिया गया था। हालांकि बाद में सिंबल वापस लिया गया, लेकिन वो उम्मीदवार रह गया। नाराजगी कहीं न कहीं रह गई, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो पूरी मजबूती से महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सहनी समाज की ओर से, मछुआ समाज की ओर से कई जगह विरोध के सुर भी सुनने को मिल रहे हैं कि हम मुकेश सहनी के साथ नहीं हैं, हम उनके खेमे के साथ भी नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाएंगे, और जो एक संयुक्त मछुआ समाज का जो वोट है जिसमें सहनी समाज भी है, वो एक अच्छा खासा परसेंटेज है, तो वो वोट किस हद तक, वो इससे पहले अमूमन माना जाता रहा है कि वो एनडीए को वो वोट मिलते रहे हैं, तो अब मुकेश सहनी की परीक्षा होनी है कि वो उन वोटों को कितना शिफ्ट करा पाते हैं महागठबंधन की तरफ। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जिन जिन विधानसभाओं में सहनी समाज या मछुआरा समाज की पैठ है, वहां मुकेश सहनी कितने प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, और कई विधानसभाओं में जो विरोध भी हो रहा है तो उसका कितना असर दिखेगा? देखिए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के फेस के रूप में सामने रखकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, ऐसा महागठबंधन के नेता मानते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो अगर आप सिर्फ मल्लाह वोटर्स की बात करें तो वो 2.6% दिखता है, लेकिन मुकेश सहनी जब जोड़ते हैं तो कई जो है वहाँ पर जो उपजातियां हैं उनको भी इसमें वो शामिल करते हैं, जिसमें सहनी, केवट, बिंद, मांझी, मल्लाह सबको जोड़ते हैं और बताते हैं कि 8 से 9% जो है ये वोट है और ये वोट उनके पीछे है। क्या ये वास्तव में मुकेश सहनी के पीछे है? इसकी परीक्षा इस चुनाव में हो जानी है। अगर आप देखें, अगर यहाँ पर एक और चीज जो दिखती है कि जब पिछले बार के विधानसभा चुनाव को हम लोग देखते हैं तो क्या कुछ दिखता है कि जब एनडीए को 125 सीटें आई थी और महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, 2020 के चुनाव का यही परिणाम था। वहां पर अगर आप देखिए तो 37.26% वोट एनडीए को आए थे और 37.23% वोट जो है वो महागठबंधन को आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 0.03% का ही फर्क जो है दोनों के वोटों में था। ऐसे में अगर मुकेश सहनी अपने वोटों को ट्रांसफर करा के महागठबंधन के साथ ले जाते हैं तब तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और फिर वैसी परिस्थिति में महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन इस बार एमवाई के इतर देख रहा है। उसे लगता है कि एमवाई उसके साथ इंटैक्ट है, और अगर इसमें वो अन्य जातियों के वोट को जोड़ लेता है तो वो जो पिछली बार उसे सिर्फ बहुत कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था उसको पाटा जा सकता है। लेकिन एक और चीज जो यहां पर दिखती है कि अगर आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस दृश्य को देखिए कि वहां पर जो महागठबंधन था उसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट और वीआईपी भी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी। मतलब मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन का ही हिस्सा थे। और अगर आप तब की स्थिति देखिए तो आपको दिखेगा कि उस वक्त जो एनडीए है उसको 47.23% वोट आए, जबकि विधानसभा में 37.26% आए थे। तो 10% का एक जंप एनडीए के वोटों में लोकसभा चुनाव के दौरान आया। और क्यों आया, इसकी भी वजह है क्योंकि जब आप 2020 विधानसभा का चुनाव देखते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कि जो चिराग पासवान की पार्टी थी 2020 में एलजेपी, उसको 5.66% वोट आए थे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 1.77% वोट आए थे।
तो जब आप 37.26% वोट जो एनडीए को 2020 में मिले, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के 1.77% वोट और चिराग पासवान के 5.66% वोट को जोड़ देते हैं, तो ये आंकड़ा 44.69% पहुंच जाता है। और फिर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर भी कुछ वोट मिलता है, और यही वजह है कि वो आंकड़ा 47.23% तक पहुंच गया। जबकि महागठबंधन को लोकसभा चुनाव के दौरान, जबकि मुकेश सहनी उनके साथ थे, जो वोट मिले वो मिले 29.21%, मतलब कि 1.98% वोटों का इजाफा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में महागठबंधन के वोटों में हुआ। तो अब यहां पर लगता है कि अगर यही ट्रेंड चला तब तो फिर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी साथ में थे। लेकिन जो एक नई बात हुई है, वो नई बात यह हुई है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के फेस नहीं थे, अब उनको डिप्टी सीएम का फेस बनाया है महागठबंधन ने। तो ऐसी परिस्थिति में जो सहनी वोटर्स हैं, खास करके उनका जो रुझान है वो मुकेश सहनी की तरफ से हो सकता है। अगर आप देखें कि जो मल्लाह हैं, सहनी हैं, केवट है, बिंद हैं, अगर इनको आप देखें तो प्रभाव कहां दिखता है? मिथिलांचल में इनका प्रभाव आपको दिखेगा, सीमांचल में भी है, तिरहुत में है, चंपारण में है, और फिर आप जब सासाराम की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर भी जो है इन वोटों का एक इंपैक्ट है। तो क्या ये वोट मुकेश सहनी ट्रांसफर करवा पा रहे हैं? और क्या जो वो कहते हैं कि ये 7 से 9% का वोट उनके पास है, क्या वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा? ये देखना जो है दिलचस्प होगा। और इसलिए मुकेश सहनी के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो चुनाव है और उनकी बड़ी परीक्षा होनी है, क्योंकि इससे उनका आगे का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत कुछ तय होने जा रहा है। या तो बहुत अच्छा होगा, और अगर वो ट्रांसफर नहीं करा पाए तो फिर कोई गठबंधन उनको बाई करने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने साथ जोड़ने के लिए। तो बड़ी चुनौती यहां पर जो है मुकेश सहनी के सामने है कि वो कितने वोट, क्योंकि अगर देखिए मुकेश सहनी खास करके अगर मिथिलांचल में बेहतर प्रदर्शन कर जाएं, जहां की एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहता है, तो एक आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उसी इलाके से मंगली लाल मंडल जो हैं, जो कि धानुक जाति से आते हैं, उनको आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो अगर सहनी और धानुक वोट एनडीए से छिटके तो फिर एनडीए के लिए परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप मिथिलांचल वाले इलाके में खास करके पिछड़ जाएंगे, और अगर वहां पिछड़ गए तो फिर वापसी मुश्किल होगी एनडीए की। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है और महागठबंधन को लग रहा है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में आगे करके उनके नाम की चर्चा करके जो है उन्होंने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक चुनाव में कितना काम आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह मुकेश सहनी के लिए बड़ी परीक्षा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में रहते हुए वो महागठबंधन के लिए बहुत कुछ कर नहीं सके। देखिए, सिर्फ जो उनको डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया, तो आप देखिए बाबू बरही से आप देखते हैं कि उनको अपना प्रत्याशी जो है वापस लेना पड़ा बिंदु गुलाब यादव को, वो एक चीज देखने को मिली। तो पीछे जो है ये हटे हैं डिप्टी सीएम का फेस बनने के बाद, तो जो सीटें जितनी ये चाहते थे उतना मिला नहीं। तो आरजेडी का भी आप देखिए, एक उनकी जो रणनीति थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, 143 पर आरजेडी लड़ रहा है चुनाव। कांग्रेस जो है पिछली बार 70 पर थी, वो भी 60, 61, 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 61 सीटों के आसपास।
लेफ्ट ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सिर्फ मुकेश सहनी को जीतने की उम्मीद थी, क्योंकि वो पहले तो 60 सीट कहते थे, फिर वो 40 सीट पर आए और कहे 40 से कम तो कुछ नहीं हो सकता, फिर 30 से कम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जो है, जब उनका नाम डिप्टी सीएम के फेस के रूप में आगे किया गया, तो वो 14-15 सीट पर भी राजी हो गए और उसमें भी कई सीटों पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी जो है उतार दिया उनके सिंबल पर। बाबू बरही में पीछे हटना पड़ा। गौरा बहराम की स्थिति अभी भी फंसी हुई जान पड़ती है, क्योंकि वहां पर संतोष सहनी जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल खुद मुकेश सहनी गौरा बहराम से चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसा सोर्सेस के थ्रू जो है वो जानकारी आई थी। लेकिन अब संतोष सहनी लड़ रहे हैं, लेकिन वहां आरजेडी का कैंडिडेट बना हुआ है। सिंबल अब वापस नहीं हो सकता, अब उसने नाम वापस नहीं लिया। अब ऐसी परिस्थिति में वहां क्या कुछ होगा, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव वहां संतोष सहनी के लिए प्रचार करने जाते हैं, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो एक दिलचस्प स्थिति बिहार के चुनाव में बनती हुई दिख रही है। और राकेश जी, ये आरजेडी की एक बेहतर रणनीति भी हो सकती है कि जो मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर देकर मना लिया गया, उनका पूरा समर्थन ले लिया गया और अब उनकी आजमाइश भी हो जाएगी। वो कहते हैं एक तीर से दो निशान जी। जो पहला फायदा आरजेडी को हुआ कि जैसे ही उन्होंने मुकेश सहनी का नाम आगे किया, तो जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी मुकेश सहनी की वो नीचे आई। जो 60 सीट मांग रहे थे, 40 सीट मांग रहे थे, वो सीधे जो है 14-15 सीट पर उतर कर आ गए। उनकी जो कद्दावर नेत्री थी बिंदु गुलाब यादव को शामिल करने के लिए जो है वो बहुत खुश थे उनको शामिल करके बाबू बरही के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको अपने पैर खींचने पड़े। तो ये चीज जो है यहां पर दिखती है। तो आरजेडी ने एक तीर से दो निशान किए। एक तो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई, वीआईपी की सीटों की संख्या भी थोड़ी कम हो गई, और एक एडवांटेज भी आरजेडी को है। अगर मुकेश सहनी के नाम पर सहनी वोटर्स और मल्लाह वोटर्स जो हैं वो अगर आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ आकर जुड़ते हैं, तो उसका लाभ तो सबसे ज्यादा आरजेडी को ही मिलने वाला है, क्योंकि उन्हीं के प्रत्याशी सबसे ज्यादा हैं और जितनी ज्यादा वो सीटें जीतेंगे वो उनके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए आरजेडी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं गठबंधन के अंदर जो एक फाइट चल रही थी उसमें। और इसलिए आप देखिएगा कि जो महागठबंधन की लड़ाई है उसमें आरजेडी क्लियर कट विनर है। उसने जो चाहा, जैसे चाहा वो चीज किया है। तो ये एक स्थिति बनते हुए दिख रही है। लेकिन एक बात तय है, चूंकि पिछली बार का मार्जिन बहुत नहीं था, लोकसभा में जो परिणाम आता है वो विधानसभा से बिल्कुल अलग होता है। आप ये देखकर कि लोकसभा में 47% एनडीए को वोट आए हैं, तो उतने ही वोट विधानसभा में आ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। और ऐसे में अगर सहनी वोटर्स जो है वो टुवर्ड्स महागठबंधन शिफ्ट होते हैं तो एनडीए के लिए परेशानी बढ़ सकती है। चलिए, तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी कितने प्रभावी होते हैं और कितनी सीटों पर वो आरजेडी को या महागठबंधन को बढ़त दिला पाते हैं, क्योंकि ये इस बार उनकी अग्नि परीक्षा भी होनी है और डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें ऑफर किया गया है या उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कितना असरदार होता है।